शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की थी। कौन सी थी सेकंड एप्लीकेशन हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की? टू चेक द व्हाट करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, है ना। ये एप्लीकेशन करने से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो क्या कहता है कि एलएचएस की जो डायमेंशंस होंगी, एलएचएस की तरफ जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशंस होंगी, वो आपकी जो आरएचएस की तरफ जो आपकी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डायमेंशंस के इक्वल होंगे। मतलब दोनों के डायमेंशंस इक्वल होंगे, मतलब कि डायमेंशंस ऑफ LHS will be equals to dimensions of RHS। यही बात थी ना। यही तो कहता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हम टाइम को टाइम से ऐड कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड से ऐड कर सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव a formula for physical quantity, ठीक है। कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। इसको थर्ड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे। उसी आइडिया का इस्तेमाल करेंगे हम कि भाई एक तरफ के डायमेंशंस आपके दूसरी तरफ के डायमेंशंस के इक्वल होते हैं, ठीक है जी। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं। हम क्वेश्चन है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टी, स्मॉल टी, ठीक है। विच में डिपेंड अपॉन ठीक है, विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब। मतलब कि यहाँ पे जो ये बॉब होता है ना, वो पेंडुलम की बात हो रही है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना है हमें, तो मास ऑफ बॉब जो नीचे होता है वो गोल कलर की, जो मतलब जो बॉल स्फेरिकल बॉल होती है उसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम की जो स्ट्रिंग होती है बॉब जिससे अटैच रहता है वो L, ठीक है जी। और थर्ड है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड G, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों चीजों पे हमारा टाइम पीरियड जो होता है एक पेंडुलम का वो डिपेंड करता है, ठीक है। हमें नहीं पता कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमें बस इन तीनों की मदद से अब वो निकालना है, मतलब उसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है किसका? टाइम पीरियड का। चले जी, चलो करते हैं आगे से सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हम मान लेते हैं कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिपेंड करता है m की a पावर पे, m है यहाँ पे मास, लेंथ की पावर b पे और ग्रेविटी की पावर c पे। मान सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे डिपेंड करता है कैसे नहीं, तो मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया कि जो मेरा टाइम होगा वो मेरा किस पे डिपेंड करेगा? मास की a पावर पे, l की b पावर पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की c पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये मेरा कुछ अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। t इक्वल्स टू k m की पावर m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। अब क्या करना है हमें? अब हमें लिख रहे हैं इनके डायमेंशंस। टाइम पीरियड के डायमेंशंस लिखो। टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं आपके? m0, l0, t1, ठीक है जी। ये क्या हो गए मेरे टाइम के डायमेंशंस। k तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। m पे आओ, मास क्या होता है आपका? m1, l0, t0, ठीक है जी, इसकी पावर a। ओके, ठीक है, यहां तक बात, कोई दिक्कत? l पे आओ, लेंथ क्या होगा आपका? m0, l1, t0,
ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन है ना मैं एक तरह का, और एक्सेलरेशन का जो मेरा डायमेंशन होता है वो क्या होता है? lt माइनस 2। तो हो जाएगा मेरा m0 l1 t माइनस 2 की पावर c। ओके, अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। ये तो मैं सिर्फ इसको तो मैं वो क्या लिख सकता हूँ, चलो ये तो हो गया मेरा m0 l0 t1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूं पावर की, तो ये मेरा हो जाएगा m की पावर a, और ये मेरा बस m की पावर a बच जाएगा, क्योंकि l और t तो जीरो है, तो एक जीरो में मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। मतलब किसी भी पावर की अगर आप जीरो करते तो किसी भी चीज की पावर तो 1 हो जाता है। ओके, तो ये हो गया मेरा m की रेज टू द पावर a, और ये हो गया मेरा l रेज टू द पावर b, और ये यहां मेरा हो गया l रेज टू द पावर c एंड t माइनस 2c। c की मैंने अंदर दोनों में तीनों में मल्टीप्लाई कर दी, m में 0 की मल्टीप्लाई करी तो 0, तो ये तो 1 हो गया। c में मल्टीप्लाई करी l रेज टू द पावर c, और माइनस 2 में मल्टीप्लाई करी तो t रेज टू द पावर माइनस 2c। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब यहां देखो l l अगर मेरा बेस सेम होता है तो मैं क्या कर सकता हूं? पावर ऐड कर सकता हूं ना, तो मैं वही चीज करूंगा। m0 l0 t1 m a, ओके, और ये हो जाएगा मेरा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा मेरा एल बी प्लस सी, एंड दिस विल बी माई टी माइनस 2c। ओके, इतना हो गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसमें को नोट कर लो एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पे अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, उस स्टेप में हम लगाएंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला रूल। ठीक है, कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं इतने को रब कर रहा हूं। ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो क्या कहता है कि दोनों तरफ के डायमेंशंस आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर डायमेंशंस इक्वल्स होंगे तो उनकी पावर भी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे पावर कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? समझ रहे हो मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस मेरा क्या कहता है कि भाई आपके एलएचएस की जो डायमेंशंस होते हैं वो आपके आरएचएस के डायमेंशंस के इक्वल होते हैं। तो डायमेंशंस में तो मेरी पावर भी इंक्लूड होती है, तो मेरी पावर भी इक्वल होंगी, तो मैं इनकी पावर इक्वल रखूंगा, पावर कंपेयर करता हूं मैं। तो यहाँ पे m की पावर क्या है? 0, और यहाँ पे m की पावर क्या है? a, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0। यहाँ पे l की पावर क्या है मेरी? 0, और यहाँ पे मेरा l क्या है? b प्लस सी, तो 0 इक्वल्स टू b प्लस सी। तो यहां से आप b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी? b की वैल्यू क्या आ सकती है? माइनस सी, या फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस b। ओके, और जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे t की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे t की पावर क्या है? माइनस 2c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? c की वैल्यू अगर आप यहाँ से आगे सॉल्व करोगे इसे, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 1/2 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताओ। ओके, अब अगर आपकी c की वैल्यू आ गई, तो अगर मैं c की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। b इक्वल्स टू माइनस के 1/2। तो ये आ गई b की वैल्यू, जो आ गई आपकी वो आ गई आपकी 1/2। माइनस माइनस प्लस हो गया। a की वैल्यू भी मिल गई मुझे, b की भी मिल गई और c की भी मिल गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा, जो मैंने अपना स्टार्टिंग में वो लिखा था एक्सप्रेशन, t इक्वल्स टू k m रेज टू द पावर a b l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। अब जो ये वैल्यूज आई है a b और c की, वो आपको यहाँ पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ। क्या है? a की पावर 0, b 1/2 एंड c -1/2। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
चलो इसे कर देते हैं हम, अरे ये गलत हो गया। t इक्वल्स टू m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। के तो एज इट इज, m रेज टू द पावर a क्या हो जाएगा 0, l रेज टू द पावर 1/2 एंड c रेज टू द पावर -1/2। ओके, तो 0 क्या हो गया, ये तो हो गया 1 आपका, तो ये तो हट गया। तो t इक्वल्स टू k, l की पावर 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 पावर क्या होती है, 1/2 पावर होती है आपकी रूट की पावर, ठीक है। रूट मतलब कि जो हमारा, तो मतलब ये मेरा आएगा रूट, 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, रूट की बात होती है, ठीक है। अब c को देखो, ओ सॉरी g है, g को देखो, g की पावर क्या है -1/2, इसका मतलब ये रूट में तो है, पर माइनस की पावर मेरी कब होती है, जब कोई चीज, मेरी चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं। इट मींस जो आपको एक g होगा ये मेरा डिनोमिनेटर में लाई करेगा, क्योंकि इसकी पावर कैसी है माइनस की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L/G, रूट L/G। क्या किया मैंने, L मुझे पता था इसकी पावर क्या है 1/2, तो इट मींस ये रूट में आएगा। G भी मेरा 1/2 पावर, इट मींस आएगा तो ये भी रूट में, बट ये माइनस है तो इट मींस ये नीचे से ऊपर गया होगा, तभी इसकी पावर आपकी माइनस हुई है। तो इसको मैंने दोनों को रूट में लिख लिया अलग अलग, ठीक है। अलग अलग लिख के भी लिख सकता था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोनों को एक साथ रूट में। ये बन गया आपका फॉर्मूला। जो टाइम होता है आपका वो रूट L/G पे डिपेंड करता है, मतलब कि L और G की रूट वाली वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बना सकते हैं। ओके, ठीक है जी। यहां हमारी हो गई एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस खत्म, ठीक है। कल हम डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस पढ़ेंगे, कहां हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, और फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर का, ठीक है जी।